तो आज हम पढ़ेंगे आइसोटोनिक सॉल्यूशंस क्या होते हैं, हाइपरटोनिक सॉल्यूशंस क्या होते हैं एंड हाइपोटोनिक सॉल्यूशंस क्या होते हैं। तो एक डायग्राम के थ्रू समझाने की कोशिश करता हूँ आपको। यहाँ पे देखिए दो बीकर लिए हुए मैंने, दोनों बीकर के अंदर मेरे पास शुगर सॉल्यूशन है। क्या है? शुगर सॉल्यूशन, जो कि 20 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर पे है। पहले वाले का कंसंट्रेशन 1 m है, यानी थोड़ा सा कम कंसंट्रेटेड है। दूसरे वाले का कंसंट्रेशन क्या है? 5 m है, यानी ये ज़्यादा कंसंट्रेटेड है। ठीक है, सो ये लो कंसंट्रेटेड है, लो कंसंट्रेटेड, और ये कैसा है? हाई कंसंट्रेटेड है। तो हमने पढ़ा था कि जिसका कंसंट्रेशन लो होता है उसका ऑस्मोटिक प्रेशर भी क्या होता है? लो होता है। यानी इसका ऑस्मोटिक प्रेशर पाई क्या होगा? लो, और इसका ऑस्मोटिक प्रेशर पाई क्या होगा? हाई होगा। क्लियर हो गया? इतना समझ में आ गया आपको? ठीक है, चलिए हमने ये चीज समझ ली कि जो लो कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन होते हैं उनका वेपर प्रेशर लो होता है, और जो हाई कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन होते हैं उनका वेपर प्रेशर क्या होता है? हाई होता है। चलिए इसको कनेक्ट कर दिया आपस में मैंने थ्रू एसपीएम, सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन के थ्रू कनेक्ट कर दिया। तो आप क्या नोटिस करेंगे? ऑस्मोसिस शुरू हो जाएगी। क्या शुरू हो जाएगी? कहाँ से कहाँ होती है ऑस्मोसिस? जिसमें सॉल्वेंट आपका फ्लो करता है लो से हाई, यानी इधर से इधर वाटर फ्लो करने लगेगा। तो याद रखिएगा, जब दो सॉल्यूशंस कनेक्टेड हो, ठीक है, तो वो सॉल्यूशन जिसका लो कंसंट्रेशन होता है या जिसकी पाई की वैल्यू लो होती है उसे कहते हैं हाइपोटोनिक सॉल्यूशन। यानी ये आपका कौन सा सॉल्यूशन है? हाइपोटोनिक सॉल्यूशन है। यानी वो सॉल्यूशन जिसका वेपर प्रेशर विद रेस्पेक्ट टू अदर कम हो। क्या हो? कम। इसका वेपर प्रेशर इसके मुकाबले में क्या है? कम है, तो इसको हम हाइपोटोनिक सॉल्यूशन कहेंगे। और जिसका वेपर प्रेशर ज़्यादा होता है कंपैरिजन टू अदर सॉल्यूशन, उसको हम क्या कहते हैं? हाइपरटोनिक। यानी इसको हम क्या कहेंगे? हाइपरटोनिक सॉल्यूशन। यानी जिसका वेपर प्रेशर हाई हो विद रेस्पेक्ट टू अदर उसको हम हाइपरटोनिक कहते हैं, और जिसका वेपर प्रेशर कम हो विद रेस्पेक्ट टू अदर उसको हम क्या कहते हैं? हाइपोटोनिक कहते हैं। अगर क्या हो कि दोनों का कंसंट्रेशन या वेपर प्रेशर सेम हो तो हम उन सॉल्यूशंस को कहते हैं आइसोटोनिक सॉल्यूशन। यानी वो सॉल्यूशंस जिनका वेपर प्रेशर सेम हो या कंसंट्रेशन सेम हो एट सेम टेम्परेचर। यहाँ पे 20 डिग्री सेल्सियस लिया है, यहाँ पे भी 20 डिग्री सेल्सियस लिया है। इसका कंसंट्रेशन 1 m है, इसका कंसंट्रेशन भी क्या है? 1 m है। तो दोनों के पाई की वैल्यू भी क्या होगी? सेम होगी। क्या होगी? सेम। इस तरह के सॉल्यूशंस को हम क्या कहते हैं? आइसोटोनिक सॉल्यूशंस कहते हैं। तो बहुत सिंपल सी डेफिनेशन, दो या दो से अधिक सॉल्यूशंस जिनका वेपर प्रेशर या फिर मोलर कंसंट्रेशन एट कांस्टेंट टेम्परेचर भी कांस्टेंट हो तो हम उनको क्या कहते हैं? आइसोटोनिक सॉल्यूशन कहते हैं। और दो सॉल्यूशंस जिसमें से एक सॉल्यूशन का जो वेपर प्रेशर है वो, यहाँ देखिए, जिनमें से एक सॉल्यूशन का कंसंट्रेशन या ऑस्मोटिक प्रेशर कम है विद रेस्पेक्ट टू अदर उसको हम कहते हैं हाइपो। ठीक है, और जिसका ज्यादा हो उसको क्या कहते हैं? हाइपर। ठीक है, फटाफट उतार लीजिए बेटा। तो जानते हैं ह्यूमन आरबीसी एंड सलाइन वाटर के बारे में स्टडी करते हैं। तो देखिए जो रेड ब्लड सेल होता है, स्टॉप राइटिंग, पहले समझ लीजिए। ये मान लीजिए हमारे पास रेड ब्लड सेल है, इसके अंदर होता है सेल फ्लूइड। ठीक है, और ये हमारे पास सलाइन वाटर है, नमक का पानी, NaCl सॉल्यूशन। तो ये पाया गया है कि NaCl सॉल्यूशन का कंसंट्रेशन अगर 0.91% W/V यानी मास बाय वॉल्यूम परसेंटेज, तो NaCl सॉल्यूशन का कंसंट्रेशन 0.91 और सेल फ्लूइड का ऑस्मोटिक प्रेशर या कंसंट्रेशन सेम होगा। क्या होगा? सेम। यानी इसका कंसंट्रेशन एंड इसका कंसंट्रेशन क्या होगा? नियरली इक्वल होगा। क्या होगा? इक्वल।
इसका मतलब है सेल फ्लूइड का जो कंसंट्रेशन होता है वो 0.91% NaCl सॉल्यूशन के बराबर ही होता है, ठीक है। इसका मतलब ये भी होता है कि इसका ऑस्मोटिक प्रेशर एंड इसका ऑस्मोटिक प्रेशर क्या होगा, बराबर होगा, ये भी नियरली इक्वल होगा। इसका मतलब है दोनों कैसे हैं, आइसोटोनिक सॉल्यूशंस हैं। बात, सेल के अंदर लिक्विड होता है जो, उसका कंसंट्रेशन बराबर होता है 0.91% मास बाय वॉल्यूम कंसंट्रेशन ऑफ NaCl सॉल्यूशन। इसको हम कहते हैं सलाइन वाटर। क्या कहते हैं? इसका मतलब ये है कि अगर मैं एक बीकर में NaCl सॉल्यूशन ले लूं, कितना 0.91%, और इसमें सेल को डाल दूं, कौन से सेल को, RBC को, तो ना ही वह फूलेगा, ना ही वह श्रिंक होगा, ना ही उसमें स्वेलिंग आएगी, ना ही वो श्रिंक होगा, ठीक है। इसका मतलब है कि जो दवाइयाँ होती हैं, उसका फ़ायदा क्या है, जो दवाइयाँ होती हैं, मेडिसिन होती हैं, उनको इसी कंसंट्रेशन सलाइन वाटर में डिज़ोल्व करके, इतने कंसंट्रेशन नमकीन पानी में डिज़ोल्व करके वीन्स में डाल दिया जाता है इंजेक्शन के थ्रू। इसमें डाल जाता है वीन्स में। दुआ समझ लीजिए, अब मान लो कोई मेडिसिन इंजेक्शन लगाना है, और उसमें क्या होता है, सॉल्यूशन बनाते हैं मेडिसिन का, किसके अंदर, नमकीन पानी में। उस नमकीन पानी का कंसंट्रेशन कितना होना चाहिए, 0.91%, कितना होना चाहिए, और वो डाल दिया अंदर वीन्स में। डालने से क्या होगा, तो दवाई भी चली जाएगी कहाँ, ब्लड के अंदर, और पूरे शरीर में फैल जाएगी। दूसरा जो रेड ब्लड सेल्स हैं उसमें भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ना ही वह स्वैलो होंगे, फूलेंगे, ना ही वो श्रिंक होंगे, ठीक है। लेकिन क्या हो अगर जो हमने पानी लिया है, NaCl सॉल्यूशन लिया है, उसका कंसंट्रेशन ये ना हो, बल्कि इससे ज़्यादा हो या इससे कम हो, तो क्या होगा, तो वो भी मैं बताता हूँ आपको। पहले इतना उतार लीजिए। तो पिछले बार टॉपिक में मैंने पढ़ा था कि जब हम RBC को सलाइन वाटर में रख देते हैं NaCl सॉल्यूशन में, जिसका कंसंट्रेशन कितना है, 0.91% मास बाय वॉल्यूम, तो RBC को कोई फर्क नहीं पड़ता, ना ही उसमें सूजन आती है, यानी स्वेलिंग होती है उसकी, और ना ही उसकी श्रिंकिंग होती है, ठीक है। लेकिन क्या हो अगर हम RBC को एक ऐसे कंसंट्रेशन में रख दें NaCl सॉल्यूशन के जो 0.91% ना हो। जैसे मान लीजिए NaCl सॉल्यूशन लिया हमने, ये मेरे पास NaCl सॉल्यूशन है जिसका कंसंट्रेशन जो है 0.01 m है, तो जाहिर सी बात है किससे कम है, 0.91%, सॉरी यहाँ परसेंटेज में ले रहे हैं, इससे कम है कि नहीं। देखिए इसका मतलब ये, अगर हम इसमें RBC को रख दें, किसको रख दें, RBC को, तो यहाँ पे क्या रहेगा, लो कंसंट्रेशन सॉल्यूशन, कौन सा वाला, NaCl, और जबकि इसके अंदर कंसंट्रेशन कितना था, 0.9%, तो ये क्या रहेगा, हाई कंसंट्रेशन पे। तो वहाँ समझ लीजिए RBC को मैंने एक ऐसे NaCl सॉल्यूशन रख दिया है जिसका कंसंट्रेशन मास बाय वॉल्यूम में 0.91% से क्या है, कम है, तो इसका परसेंटेज कितना है, ये कितना है, 0.01% है, जबकि इसके अंदर कंसंट्रेशन कितना था, 0.91%। और RBC की जो मेम्ब्रेन है वो किसकी तरह एक्ट करेगी, SPM की तरह, तो पानी लॉस होने लगेगा, सॉल्वेंट का मूवमेंट होने लगेगा, पानी का मूवमेंट होने लगेगा, कहाँ से कहाँ, लो कंसंट्रेशन से हाई कंसंट्रेशन, यानी अंदर, सॉरी बाहर से अंदर, बाहर से अंदर, कौन जा रहा है, सॉल्वेंट। तो सेल क्या होने लगेगा, फूल जाएगा, क्या हो जाएगा, स्वेलिंग हो जाएगी सेल की, क्या हो जाएगी, स्वेलिंग, और अल्टीमेटली अगर ज़्यादा फूल गया, एक्सेसिव स्वेलिंग हो गई, तो क्या हो जाएगा, बस्ट हो जाएगा, डैमेज। इस प्रोसेस को, इस स्वेलिंग को जो नाम दिया गया है वो कहते हैं हीमोलाइसिस, यानी वो प्रोसेस जिसमें RBC जो है स्वेल हो जाता है जब वो संपर्क में आता है किसके, लो कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन के, तो फूल जाता है, और फूलने के बाद क्या होता है, वो बस्ट हो जाता है
अगर ज़्यादा फूल गया तो इन्हीं सेल्स का आरबीसी का फूलना, स्वेलिंग होना क्या कहलाता है? हीमोलाइसिस कहलाता है। और इस केस में लो कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन क्या कहलाएगा? हाइपोटोनिक। क्या कहलाएगा? हाइपोटोनिक, क्योंकि इसका कंसंट्रेशन क्या है? कम है, या इसका वेपर प्रेशर भी, सॉरी, इसका ऑस्मोटिक प्रेशर क्या है? कम है। पढ़ लिया? फटाफट उतार लीजिए। तो आइए अब थर्ड केस लेते हैं। इसमें हमने NaCl सॉल्यूशन लिया है जिसका कंसंट्रेशन हाई है। यहाँ पे मैंने NaCl सॉल्यूशन लिया है जिसका कंसंट्रेशन मान के चलते हैं 0.1 लेते हैं या 2 ले लेते हैं, 2.0% है क्या? W/V, मास बाय वॉल्यूम। तो जाहिर सी बात है आप देखेंगे ये ज़्यादा है। किससे ज़्यादा है? 0.91% से। तो हमने NaCl सॉल्यूशन लिया है जिसका कंसंट्रेशन कितना है? 2% W/V है, जो कि काफ़ी ज़्यादा है। किससे? 0.91% से। तो इसका मतलब अगर मैं इसमें RBC को रख दूं तो RBC के अंदर कंसंट्रेशन कितना है सेल फ्लूइड का? 0.91%, जबकि इसका कंसंट्रेशन कितना था? 2.0%। तो ये हो गया हाई कंसंट्रेशन पे, और ये क्या हो गया? लो कंसंट्रेशन पे। तो ये सॉल्यूशन कैसा कहलाएगा? हाइपरटोनिक। पानी कहाँ से कहाँ जाएगा? लो से हाई, यानी आरबीसी से निकलेगा बाहर, आरबीसी से निकलेगा बाहर, आरबीसी से निकलेगा बाहर। सेल क्या हो जाएगा? श्रिंक कर जाएगा, सेल श्रिंक कर जाएगा। यानी आरबीसी जो था वो श्रिंक कर जाएगा, श्रिंक हो गया। इस प्रोसेस को क्या कहते हैं? इस प्रोसेस को कहते हैं प्लाज्मोलाइसिस। और इसके कारण एक मेडिकल कंडीशन बन जाती है। क्या बन जाती है? मेडिकल कंडीशन, जिसको हम कहते हैं इडीमा। कैसे बनती है? देखिए, जैसे सेल्स हैं, आरबीसी हमारे बॉडी में बहुत सारे, ठीक है, और हम बहुत नमकीन खाने के शौकीन हैं, नमक तेज खाते हैं सब्जी में, मज़ा आ रहा है। कई लोग देखा होगा सब्जी में नमक सही डाल दो फिर भी कहेंगे नमक कम है, और लो, ठीक है। उनको क्या होता है कि उनके नमक खा लिया उन्होंने, अब उनके सेल्स जो हैं आरबीसी किस में डूब गए? हाइपरटोनिक सॉल्यूशन में। अब वो क्या होंगे? सेल्स पानी छोड़ने लगेंगे। अब पानी छोड़ देंगे तो कहाँ चला जाएगा? वो जो सेल्स के बीच में गैप होता है, इंटरसेलुलर गैप कहते हैं इसे। जो आरबीसी के बीच में गैप होगा उसके बीच में पानी चला जाएगा और उनका शरीर फूलने लगेगा, स्वेलिंग हो जाएगी उनके शरीर में, पफीनेस आ जाएगी। तो इस मेडिकल कंडीशन को क्या कहते हैं? एडिमा। कब होता है? जब हम नमकीन खाना ज़्यादा खाते हैं। नमकीन ज़्यादा खाना खा लेते हैं तो हमारे जो आरबीसी हैं या जो दूसरे सेल्स हैं वो क्या छोड़ने लगते हैं? पानी छोड़ देंगे। खुद तो श्रिंक हो जाएंगे, लेकिन पानी कहाँ जमा होता रहेगा? वो जो सेल्स के बीच में गैप होता है, तो हमारे चमड़ी में ऐसा लगेगा स्वेलिंग हो रही है। क्या हो रही है? स्वेलिंग। तो इसको एडिमा कहते हैं। तो ये इसमें क्या होता है कि आपका जब आप आरबीसी को एक हाइपरटोनिक सॉल्यूशन में रख देते हैं तो पानी छोड़ देता है, श्रिंक हो जाता है। श्रिंक होने की प्रोसेस को हम क्या कहते हैं? प्लाज्मोलाइसिस कहते हैं। और हमारी बॉडी में इस प्लाज्मोलाइसिस की वजह से एक मेडिकल कंडीशन बन जाती है जिसे हम एडिमा कहते हैं। उतार लीजिए बेटा। तो आइए अब पढ़ते हैं रिवर्स ऑस्मोसिस या प्लस में डिसैलिनेशन के बारे में। तो पहले तो रिवर्स ऑस्मोसिस कंसेप्ट को जान लेते हैं। तो हमने पिछली बार पढ़ा था ऑस्मोसिस क्या होता है। तो देखिए बेटा, हमारे पास 2 कंटेनर थे, सिलेंडर थे, पिस्टन के साथ लगा रखे थे हमने। किसके साथ? पिस्टन के। एक एरा समझ लीजिए, स्टॉप राइटिंग। ये 2 सिलेंडर हैं फिटेड विद फ्रिक्शनलेस पिस्टन, वाटर टाइट है, इसमें पानी लीकेज नहीं हो सकता। इसके अंदर हमने लिया लो कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन या प्योर वाटर, प्योर सॉल्वेंट लिया है ना। इसकी पाई की वैल्यू क्या होगी? लो। तो अपन पाई को हम कैलकुलेट नहीं करते, हम इतना दे देते हैं लो कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन लिया है या फिर प्योर वाटर लिया है। इसमें मैंने लिया है
हाई कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन, जैसे से सॉल्ट वाटर, लाइक ब्राइन, हाईली कंसंट्रेटेड सॉल्ट वाटर। ठीक है, अभी इसको मैंने एक एसपीएम के थ्रू कनेक्ट कर दिया, कनेक्ट कर दिया, यहाँ पे एक एसपीएम लगा दी। पानी कहां से कहां जाएगा, लेफ्ट से राइट, यानी लो कंसंट्रेशन से हाई कंसंट्रेशन। ये पिस्टन क्या होगा, ऊपर उठने लगेगा, ये पिस्टन नीचे आने लगेगा। इस प्रोसेस को हम क्या कहते थे, ऑस्मोसिस। ठीक है, अगर मुझे पिस्टन को मूव करना है तो मुझे एक एडिशनल प्रेशर लगाना पड़ेगा, इसको हम क्या कहते थे, ऑस्मोटिक प्रेशर। अगर मुझे पिस्टन के अपवर्ड मूवमेंट को कम करना है या रोकना है, रोकना है, बिल्कुल स्टॉप करना है, तो मुझे एक एडिशनल प्रेशर लगाना पड़ेगा, जिससे क्या होगा, पिस्टन ऊपर जाना बंद कर देगा। ऊपर जाना बंद करने का मतलब वाटर इधर से इधर जाना बंद कर देगा और ऑस्मोसिस प्रोसेस क्या हो जाएगी, आपकी स्टॉप हो जाएगी। इस प्रेशर को हम क्या कहते हैं, ऑस्मोटिक प्रेशर कहते हैं। और जो अभी प्रोसेस चल रही थी उसका नाम क्या है, ऑस्मोसिस है। अब एक बात नोटिस करें कि अगर ये ऑस्मोटिक प्रेशर जो है इससे भी ज्यादा प्रेशर में लगा दूं, ऑस्मोटिक प्रेशर से भी ज्यादा प्रेशर अप्लाई कर दिया जाए, तो ये पिस्टन कहां जाने लगेगा, नीचे। वाटर कहां जाने लगेगा, उल्टा। कहां से, हाई कंसंट्रेशन से। तो इस प्रोसेस को क्या कहते हैं, रिवर्स ऑस्मोसिस। यानी ऑस्मोसिस प्रोसेस क्या हो गई, रिवर्स हो गई। तो ऑस्मोसिस प्रोसेस रिवर्स करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, हमको जो प्रेशर एक्सटर्नल अप्लाई करना पड़ेगा वो मोर देन होना चाहिए, किससे, ऑस्मोटिक प्रेशर से। चलिए एक और बना लेते हैं, रिवर्स ऑस्मोसिस का देख लेते हैं। यहाँ पे हमने सेम अरेंजमेंट ले लिया, इसके अंदर हमने ले लिया प्योर सॉल्वेंट लाइक वाटर, प्योर वाटर। ठीक है, यहाँ पे हमने समुद्र का पानी भर लिया जिसमें बहुत सारे नमक घुले हुए हैं, सी वाटर। ठीक है, और इसको हमने जोड़ दिया एक सिस्टम से, एक पाइप से, जिसके अंदर एसपीएम लगी हुई है। अभी एसपीएम कौन सी होती है वो भी मैं बताऊंगा, इस केस में कौन सी एसपीएम यूज करते हैं। अब इसके अंदर है बहुत सलाइन वाटर, एकदम नमकीन खारा पानी, बहुत खारा पानी है, और इसमें प्योर वाटर। अभी बिल्कुल सिंपल अगर ऐसे रखूंगा मैं, तो पानी कहां से कहां जाएगा, यहां से यहां, यहां से यहां। इस प्रोसेस क्या कहेंगे, ऑस्मोसिस। अब मैं क्या करता हूं, यहाँ पे हाई प्रेशर अप्लाई कर देता हूं, यानी जो एक्सटर्नल प्रेशर मैंने अप्लाई किया है वो मोर देन है, किससे, ऑस्मोटिक प्रेशर से। जो मैंने यहाँ प्रेशर अप्लाई किया है एक्सटर्नल प्रेशर, वो किससे ज्यादा है, तो पानी कहां से कहां जाने लगेगा, सलाइन वाटर को से छोड़कर कहां जाने लगेगा, प्योर वाटर। यानी जो सलाइन वाटर है वो अपना पानी खोने लगेगा, और पानी प्योर फॉर्म में कहां जाने लगेगा, लेफ्ट चैम्बर में। कहां जाने लगेगा, इस प्रोसेस को क्या कहते हैं, रिवर्स ऑस्मोसिस। क्या कहते हैं, रिवर्स ऑस्मोसिस। और आप देखेंगे जो समुद्र का पानी है उससे हमें प्योर वाटर मिलने लगा। क्या मिलने लगा, प्योर वाटर। नमक का पानी से पानी, जो नमकीन पानी था, सलाइन वाटर, सी वाटर था, उससे पानी निकल रहा है बाहर, और कहाँ जा रहा है, लेफ्ट चैम्बर में जा रहा है। यानी आपका समुद्र के पानी से आप क्या बाहर निकाल रहे हो, प्योर वाटर बाहर निकाल रहे हो। इस प्रोसेस को क्या कहते हैं, डीसैलिनेशन। क्या कहते हैं, डीसैलिनेशन। रिवर्स ऑस्मोसिस तो फिनोमिनन था मेरा, इस फिनोमिनन का इस्तेमाल करते हुए हमने डीसैलिनेशन कर लिया, यानी समुद्र के पानी को साफ करके पीने वाला पानी बना लिया। यानी डीसैलिनेशन वो प्रोसेस है जो कि किस पे बेस्ड होती है, रिवर्स ऑस्मोसिस पे बेस्ड होती है, जिसमें हम समुद्र के खारे पानी से प्योर वाटर पीने वाला प्राप्त करते हैं बाय यूजिंग द फिनोमिनन, बाय यूजिंग द प्रोसेस ऑफ रिवर्स ऑस्मोसिस। ठीक है, यहाँ पे जो एसपीएम का इस्तेमाल करते हैं वो जनरली आर्टिफिशियल एसपीएम होती है। कैसी होती है, आर्टिफिशियल एसपीएम, जो कि सेलुलोज एसीटेट की फिल्म होती है। किसकी फिल्म होती है, सेलुलोज एसीटेट, एक ऑर्गेनिक कंपाउंड है
उसकी एक फिल्म यानी शीट बना लेते हैं, काफ़ी मोटी शीट बना लेते हैं, उसको यहाँ पे रखते हैं और बहुत हैवी प्रेशर यहाँ पे अप्लाई करते हैं, मच मोर देन ऑस्मोटिक प्रेशर, बहुत ज़्यादा। तो जितना हम हैवी प्रेशर अप्लाई करेंगे उतनी जल्दी जल्दी पानी यहाँ से आ जाएगा, जितना हैवी प्रेशर अप्लाई करेंगे उतनी जल्दी यहाँ से पानी यहाँ जाएगा और समुद्र के पानी से हमें क्या प्राप्त होगा, ड्रिंकिंग वाटर। ठीक है, उतार लो बेटा फटाफट। तो बेटा नेक्स्ट टॉपिक है हमारे पास नॉर्मल मोलर मास M2 एंड एबनॉर्मल मोलर मास M2 डैश ऑफ नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट। तो चलिए इसको समझते हैं। अभी तक हम जो पढ़ते आए हैं उसमें हमने ये चीज देखी थी कि कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज जो होती हैं वो इस बात पर डिपेंड करती हैं कि नंबर ऑफ सॉल्यूट पार्टिकल्स क्या है। क्लियर है? ठीक है, लेकिन कंडीशन क्या थी यहाँ पे? कंडीशन ये थी कि एक तो हमारा जो सॉल्यूशन था जिसके लिए हम स्टडी कर रहे थे वो हमारा डाइल्यूट होना चाहिए और क्या होना चाहिए, आइडियल सॉल्यूशन होना चाहिए। यानी इन सॉल्यूशंस के लिए जो आइडियल है, डाइल्यूट है, उनके लिए हमारी क्वालिटेटिव प्रॉपर्टीज किस पर डिपेंड करती हैं, नंबर ऑफ सॉलिड पार्टिकल। इस बात पर डिपेंड नहीं करती है नेचर क्या है। दूसरी कंडीशन ये भी थी कि जब हम सॉल्यूट को डिसॉल्व करें सॉल्वेंट में तो वो ना ही डिसोसिएट हो, डिसोसिएट मतलब टूटे। जैसे हमने एक मॉलिक्यूल डाला, ऐसा ना हो पानी में घुलने के बाद दो हो जाए, वो इसको कहते हैं डिसोसिएशन। जैसे नमक डाल दिया पानी में तो क्या हो जाएगा, दो हो जाएगा। दूसरी कंडीशन ये थी कि ना ही वो डिसोसिएट हो, क्या हो, डिसोसिएट, डिसोसिएट भी ना हो एंड एसोसिएट भी ना हो। एसोसिएट का मतलब होता है कि अगर हमने 1000 मॉलिक्यूल डाल दिए, कितने मॉलिक्यूल डाल दिए, 1000, और 1000 मॉलिक्यूल जो है 100-100 के जोड़े में इकट्ठे हो जा रहे हैं, पानी में घुलने के बाद वो 100-100 मॉलिक्यूल एक बन जा रहे हैं। कितने बन जा रहे हैं, इसको कहते हैं एसोसिएट होना। तो टोटल कितने मॉलिक्यूल बचेंगे, 10। समझो दोबारा से, हमने 1000 मॉलिक्यूल डाले पानी के अंदर, घोले, अब उनकी प्रॉपर्टी ये है कि वो एसोसिएट हो जा रहे हैं, यानी 100-100 का जोड़ा बना ले रहे हैं, 100-100 का एक मॉलिक्यूल सिंगल बना ले रहे हैं। तो टोटल कितने मॉलिक्यूल बचेंगे पानी के अंदर, 10। तो देखो सॉल्यूट के पार्टिकल की संख्या घट गई कि नहीं घट गई? तो ना ही वो एसोसिएट हो ना ही वो डिसोसिएट हो। उस केस में हम जो मोलर मास निकालते हैं फॉर्मूले से, कौन से फॉर्मूले से, कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी वाली इक्वेशन से निकालते थे ना, याद है, M2 की वैल्यू निकालते थे। तो जो हम मोलर मास निकालते हैं यानी M2, किसका मोलर मास निकालते थे, सॉल्यूट का, किसका, उस मोलर मास की वैल्यू जो है एक्यूरेट होती थी, सही होती थी। क्या होती थी, सही। दोबारा समझ लीजिए, जब ये कंडीशंस हमारे पास होती थी तो हम जो कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज की इक्वेशन होती थी, रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर, डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट, एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट, इनसे हम मोलर मास निकालते थे ना सॉल्यूट का, उसकी जो रीडिंग आती थी, जो वैल्यू आती थी, उसको हम कहते थे एक्यूरेट वैल्यू, या फिर एक्यूरेट वैल्यू कहो, या फिर नॉर्मल मोलर मास कहते थे। क्या कहते थे, नॉर्मल मोलर मास, ये नाम भी होता है इसका M2, या थ्योरेटिकल मोलर मास, कैसा मास, थ्योरेटिकल मोलर मास, या फिर एक्सपेक्टेड मोलर मास, ये सब एक ही नाम है। ठीक है, ये कब होता था, जब हमारे पास सॉल्यूशन डाइल्यूट हो, आइडियल हो, और कोई भी एसोसिएशन डिसोसिएशन ना हो। उस केस में क्वालिटेटिव प्रॉपर्टीज किस पर डिपेंड करती थी, ओनली नंबर ऑफ सॉलिड पार्टिकल्स पे। और उस केस में जो मोलर मास कैलकुलेट होता था उसको हम ये सब नाम देते थे। ठीक है, लेकिन क्या हो अगर हमारे पास ये कंडीशंस हो ही ना, बल्कि ये कंडीशंस हो, कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन हो, क्या सॉल्यूशन हो, एंड नॉन आइडियल हो, कैसा हो, ठीक है, या डिसोसिएशन एसोसिएशन हो रहा हो, क्या हो रहा हो, डिसोसिएशन या
एसोसिएशन हो रहा हो, उस केस में आपकी कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल नहीं होती नंबर ऑफ सॉलिड पार्टिकल्स के, यानी वो सिर्फ नंबर ऑफ सॉलिड पार्टिकल्स पे डिपेंड नहीं करती, बल्कि इस बात पर भी डिपेंड करने लगती हैं कि नेचर क्या है सॉलिड पार्टिकल्स का। अगर ये कंडीशंस हैं आपके सॉल्यूशन बनाते वक्त, कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन बन गया है या नॉन आइडियल सॉल्यूशन बन गया है या डिसोसिएशन एसोसिएशन हो गया उसका, तो उस केस में जो कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज होती हैं वो इस बात पर डिपेंड करती हैं कि नंबर ऑफ सॉलिड पार्टिकल क्या है, बल्कि इस बात पर भी डिपेंड करने लगती हैं कि नेचर क्या है इसका, सॉल्यूट का। ठीक है। अब आप जब मोलर मास निकालोगे, क्या निकालोगे? मोलर मास किसका? सॉल्यूट का। वो हमेशा अलग आएगा, किससे? इस वाले से। या तो ज्यादा आएगा या तो इसकी वैल्यू इससे ज्यादा होगी, यानी M2 डैश की वैल्यू या तो ज्यादा होगी M2 से, या क्या होगी? कम होगी, बराबर नहीं आएगी। और उस केस में जो M2 डैश निकल के आता है इस केस में, उसको हम कहते हैं एबनॉर्मल मोलर मास। क्या कहते हैं? या ऑब्जर्व्ड मोलर मास। समझ में आ गया आपको एबनॉर्मल मोलर मास क्या है और ऑब्जर्व्ड मोलर मास क्या है? तो एबनॉर्मल मोलर मास या ऑब्जर्व्ड मोलर मास कब निकलता है? जब या तो आपका सॉल्यूशन कंसंट्रेटेड डाइल्यूट ना हो, कंसंट्रेटेड हो, नॉन आइडियल हो, या पानी में सॉल्यूट को घोलते वक्त डिसोसिएशन या एसोसिएशन हो गया हो। उस केस में आपका जो मोलर मास निकल के आता है वो क्या होता है? एबनॉर्मल मोलर मास होता है, जिसकी वैल्यू रियल वाले से यानी नॉर्मल वाले से या तो कम होगी या ज्यादा होगी। कब कम होगी कब ज्यादा होगी ये हम अभी नेक्स्ट टॉपिक में पढ़ाता हूँ। ठीक है, उतार लो पहले फटाफट। तो आइए पढ़ते हैं कि जो हमारा एबनॉर्मल मोलर मास है वो कब कब किस कंडीशन में कैसा कैसा निकलेगा। ठीक है, तो चलिए पहला केस हम लेके चलते हैं। जब हमने सॉल्यूट को डिसॉल्व किया सॉल्वेंट में, तो सॉल्यूट के पार्टिकल्स का एसोसिएशन हो गया। क्या हो गया? एसोसिएशन, यानी दो या दो से अधिक पार्टिकल्स जुड़ गए आपस में और किस में कन्वर्ट हो गए? सिंगल मॉलिक्यूल में। ठीक है, तो जैसे मान लीजिए हमने बीकर लिया है, इसके अंदर हमने प्योर सॉल्वेंट ले लिया और इसमें हमने एक सॉल्यूट डाल दिया ए। क्या सॉल्यूट डाल दिया? ए सॉल्यूट डाल दिया। जनरली जो प्योर सॉल्वेंट होता है वो नॉन पोलर टाइप का होता है इस केस में, एसोसिएशन केस में। अब ये सॉल्यूट हमने ए के साथ डिसॉल्व किया। अब सॉल्यूट की प्रॉपर्टी ये रही कि जब सॉल्यूट ए को डिसॉल्व किया गया प्योर सॉल्वेंट जो कि नॉन पोलर टाइप का है, तो सॉल्यूट के m पार्टिकल्स, कितने पार्टिकल्स? m तक, 10 पार्टिकल 20 पार्टिकल, वो जुड़ गए आपस में और एक सिंगल पार्टिकल बना लिया, एक सिंगल मॉलिक्यूल बना लिया, मैक्रो मॉलिक्यूल आपस में जुड़ गए और एक सिंगल मॉलिक्यूल बना लिया। इसको क्या नाम दे दूं मैं? AM। क्या नाम दे दूं? AM। यानी ए पार्टिकल कितनी संख्या में? m तक। कहां तक? m तक, m तक। ठीक है, इसको हमने 2m पार्टिकल्स आपस में जुड़ गए और क्या बन गया? एक सिंगल मॉलिक्यूल बन गया। तो मैं इसको ऐसे भी लिख सकता हूं Ma मॉलिक्यूल। ए मॉलिक्यूल की कितनी संख्या? m तक, वो आपस में जुड़ गई और क्या बन गया? एक सिंगल मॉलिक्यूल बन गया। तो आपने देखा कि अगर मैंने 1000 पार्टिकल घोले तो क्या वो 1000 बचे उसके अंदर? नहीं, बल्कि उससे कम ही बचे बहुत। तो कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी की वैल्यू क्या हो जाएगी? घट जाएगी, क्योंकि कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी किस पर डिपेंड करती थी? नंबर ऑफ सॉल्यूट पार्टिकल्स। अब पानी में घोलने पर सॉल्यूट पार्टिकल की संख्या तो घट गई, तो कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज की वैल्यूज भी क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी। यानी हमने पढ़ा है
कि जो कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज होती हैं वो किस पर डिपेंड करती हैं? नंबर ऑफ सॉल्यूट पार्टिकल्स। लेकिन आपने देखा सॉलिड पार्टिकल संख्या तो घट रही है। क्यों घट रही है? क्योंकि जो पार्टिकल्स हैं वो आपस में जुड़ जा रहे हैं, तो कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी वैल्यू भी क्या हो जाएगी? लोअर हो जाएगी। यानी कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज जो है उनकी वैल्यू क्या हो जाएगी? डिक्रीज हो जाएगी। क्लियर है? अब जो आप मोलर मास कैलकुलेट करोगे उसको हम क्या कहेंगे? M2 डैश। कैसा मोलर मास है? एबनॉर्मल। किसका मोलर मास था ये? सॉल्यूट का। और एक बात याद रखना, जो मोलर मास होता है सॉल्यूट का वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज के, उल्टा होता है। तो जब कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी की वैल्यू घटेगी तो M2 की वैल्यू क्या होगी? बढ़ेगी। यानी जो M2 डैश होता है वो बड़ा होता है। किससे? पॉइजनल वाले से, M2 वाले से, यानी एक्यूरेट वाले से। तो जो एबनॉर्मल मोलर मास आता है उसकी वैल्यू हमेशा क्या आएगी? ज्यादा आएगी। किससे? नॉर्मल वाले से। किस वाले से? दोबारा समझते हैं चीज को। हमने जब सॉलिड को घोला तो उसके पार्टिकल आपस में क्या हो गए? क्लिंग हो गए। सॉलिड के पार्टिकल संख्या क्या हो गई? घट गई। अब हमें पता है कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी किस पर डिपेंड करती है? नंबर ऑफ सॉलिड पार्टिकल। जब सॉलिड पार्टिकल की संख्या घट गई है तो कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी की संख्या भी क्या हो जाएगी? घट जाएगी। कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी और मोलर मास इनवर्स होते हैं, बिल्कुल उल्टे होते हैं। तो जब कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी घटेगी तो मोलर मास क्या होगा? जो बढ़ेगा उसकी वैल्यू ज्यादा आएगी। किससे ज्यादा आएगी? नॉर्मल वाले से। क्लियर है? अब कितनी ज्यादा आएगी देख लीजिए। जैसे एक एग्जांपल लेते हैं कि मान लीजिए मैंने बेंजीन लिया है। क्या लिया है? बेंजीन। एक मेरा नॉन पोलर सॉल्वेंट है और इसके अंदर मैंने डाल दिया एसिटिक एसिड। तो एसिटिक एसिड जब आप बेंजीन में डाल दोगे तो एसिटिक एसिड के दो मॉलिक्यूल एक बन जाएंगे। दो मॉलिक्यूल क्या हो जाएंगे? एक। यानी CH3COOH प्लस CH3COOH ये बन जाएंगे सिंगल। CH3COOH सिंगल, यानी दो मॉलिक्यूल एक बन गए, एक के रूप में एक्ट करेंगे। तो यहाँ पे M की वैल्यू कितनी है? 2 है। M की वैल्यू कितनी है? 2 है। तो इसको हम कहते हैं डाइमर। क्या कहते हैं? और अगर 3 बन जाए, एक सिंगल मॉलिक्यूल में 3 मॉलिक्यूल हो, एटम्स है, पार्टिकल्स हो, ट्राइमर। तो आपने देखा है कि जब हम एसिटिक एसिड को बेंजीन में डाल देते हैं तो वो डाइमर बन जाता है। क्या बनता है? यानी घोले हमने 1000 थे, बचे कितने? 500। घोले हमने 1000 थे, बचे कितने? 500। तो आपकी कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी की वैल्यू क्या हो जाएगी? हाफ। भाई 1000 से 500 पार्टिकल्स बचे और कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी प्रोपोर्शनल है, तो कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी की वैल्यू भी क्या हो जाएगी? आधी। और जो मोलर मास होगा उसकी वैल्यू क्या हो जाएगी? डबल। दुगनी हो जाएगी, क्योंकि उल्टा है ना। दोबारा समझिए, जब हमने एसिटिक एसिड को बेंजीन में घोला तो उसकी संख्या कितनी हो गई? आधी हो गई। 1000 घोले तो कितनी बची? 500। तो आपकी कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी की वैल्यू क्या हो जाएगी? आधी। अब कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी और मोलर मास इनवर्स होते हैं, तो जब कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी आधी जाएगी तो मोलर मास क्या हो जाएगा? डबल हो जाएगा। क्या हो जाएगा? डबल। तो यहाँ पे जो मोलर मास निकल के आएगा, अब आप निकालोगे। वैसे तो एसिटिक एसिड का कितना होता है जरा बताइए मुझे, जोड़िए जरा। यहाँ से 60 आता है मेरे ख्याल से। अगर आप सिंगल मॉलिक्यूल का जोड़ेंगे एसिटिक एसिड का मोलर मास, यानी नॉर्मल M की वैल्यू, M2 की वैल्यू तो 60 आती है, 60 ग्राम पर मोल एक की। लेकिन अब वो 2 के रूप में एक्ट कर रहा है, तो अब कितनी जाएगी? यहाँ से निकल के आएगी जो 120, यानी M2 डैश की वैल्यू कितनी आएगी? 120 हो गया ना। M2 डैश ज्यादा, M2 कितना है? 60, जो कि एक्यूरेट था। एक्यूरेट तो यही होता है ना। ये कैसा है? इनएक्यूरेट, एबनॉर्मल है। और एबनॉर्मल की वैल्यू आप देखोगे किससे आ रही है? नॉर्मल से ज्यादा आ रही है, डबल हो गई है। क्या हो गई है? डबल। उतार लो फटाफट। तो आइए अब नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं, जिसमें हमारा जो सॉल्यूट है वो डिसोसिएट या फिर आयोनाइज हो रहा है। यानी जब आपने प्योर सॉल्वेंट में सॉल्यूट को घोला तो वो टूट जा रहा है। क्या जा रहा है? टूट जा रहा है। मान लीजिए मेरे पास एक बीकर है, बीकर में मैंने प्योर सॉल्वेंट ले लिया। वाटर। इस केस में जनरली सॉल्वेंट होते हैं पोलर होते हैं। इसके अंदर मैंने एक
ऐसा सॉलिड घोला है जो घुलने के बाद टूट जाता है, डिसोसिएट हो जाता है। जनरली ये नमक होते हैं, सॉल्ट्स होते हैं, एसिड्स होते हैं या बेसिस होते हैं, कोई इलेक्ट्रोलाइट होता है। क्या होता है? इलेक्ट्रोलाइट। तो समझिए इसके अंदर मैंने एक सॉलिड घोला है जो है मेरा AB टाइप का। कैसा है? AB है। तो ये एक इलेक्ट्रोलाइट होता है जनरली मेरा। क्लियर है? तो देखिए जब आपने AB को घोला किसके अंदर? सॉल्वेंट में, तो AB जो है टूट जाएगा, डिसोसिएट हो जाएगा दो आयंस में, A+ एंड B-। अगर आपने इसके 100 पार्टिकल्स लिए थे तो 100 तो इसके हो जाएंगे और 100 इसके, टोटल कितने हो जाएंगे? 200 पार्टिकल्स हो जाएंगे। कितने हो जाएंगे? 200। अब कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज आपकी प्रोपोर्शनल होती है किसके? नंबर ऑफ सॉल्यूट पार्टिकल्स। लेकिन आपने देखा यहाँ सॉल्यूट पार्टिकल्स तो डबल हो गए, तो आपकी कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी भी क्या हो जाएगी? डबल हो जाएगी। यानी कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज इस केस के लिए हमेशा क्या होती है? इंक्रीज होती है। जब नंबर ऑफ सॉलिड पार्टिकल डबल हो गए, गोले हमने 100 पार्टिकल थे लेकिन हो गए वो 200, तो कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी की संख्या भी क्या जाएगी? या कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी की वैल्यू क्या जाएगी? डबल, इंक्रीज हो जाएगी। और वहीं पर जो मोलर मास है किसका? सॉल्यूट का। और कैसा मोलर मास था ये? एबनॉर्मल। कैसा था? वो हमेशा क्या होगा? कम रहेगा, क्योंकि मोलर मास जो होता है वो कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज के इनवर्स होता है। तो जब कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी बढ़ेगी तो मोलर मास की वैल्यू क्या होगी? घटेगी। तो मोलर मास जो है वो हमेशा कम आएगा किससे? एक्यूरेट वाले से। किससे? डैश ने लगाया है क्योंकि ये एबनॉर्मल है, एबनॉर्मल वाले के लिए डैश, और ये कौन सा था? नॉर्मल। तो यहाँ पे हमने देखा कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी बढ़ रही है तो मोलर मास क्या होगा? घटेगा। और किससे कम रहेगा? नॉर्मल वाले से रहेगा। किससे कम रहेगा? नॉर्मल वाले से। ऐसा कब होता है? जैसे आपने KCl घोल दिया किसमें? पानी में। तो KCl घोलेंगे तो KCl अगर 100 पार्टिकल KCl के घोले तो कितने हो जाएंगे? वो 200। तो आपकी कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी क्या जाएगी? डबल। मोलर मास क्या हो जाएगा? हाफ पहले वाले का। इस तरह से अगर आपने NaCl घोल दिया तो भी 100 पार्टिकल घोले NaCl के तो कितने हो जाएंगे? 200। तब भी आपकी कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी क्या जाएगी? डबल। मोलर मास क्या जाएगा? हाफ। इधर से अगर आपने K2SO4 घोला है तो आप देखेंगे जब इसको घोलोगे तो 3 पार्टिकल्स बनेंगे, एक के, 2 तो K के होंगे और एक किसका होगा? सल्फेट का। तो अगर आपने 100 पार्टिकल घोले हैं तो कितने हो जाएंगे? 300। तो इसका मतलब आपकी कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी जाएगी तिगुनी, और ये डिक्रीज जाएगी किससे? 1/3। सिंपल है, उतार लो फटाफट। तो ये जानते हैं वांट ऑफ फैक्टर आयोटा या आई क्या होता है। तो 10 साइंटिस्ट थे हमारे पास वांट ऑफ, बहुत ही फेमस साइंटिस्ट, डच साइंटिस्ट। इन्होंने स्टडी करी थी एबनॉर्मल मोलर मासेस ऑफ डिफरेंट टाइप्स ऑफ नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट इन प्योर सॉल्वेंट। जब वो एसोसिएट हो रहे हो या डिसोसिएट हो रहे हो तो जो एबनॉर्मल मोलर मास निकल के आता है उसके बारे में उन्होंने स्टडी करी थी। और इन्होंने एक फैक्टर दिया जो कि रेशियो होता है आयोटा, जिसको हम वांट ऑफ फैक्टर कहते हैं। ठीक है, अभी रेशियो क्या होता है, किसका होता है, मैं बता देता हूँ। तो आयोटा जो होता है वांट ऑफ फैक्टर दैट इज इक्वल टू नॉर्मल मोलर मास किसका? सॉल्यूट का, अपॉन में एबनॉर्मल मोलर मास किसका? सॉल्यूट का। यानी M2 अपॉन में M2 डैश। नॉर्मल मोलर मास को हम क्या कहते थे? एक्यूरेट मोलर मास। एबनॉर्मल मोलर मास को क्या कहते थे? इनएक्यूरेट। ठीक है, कहते थे इनएक्यूरेट या ऑब्जर्व। इसको ऑब्जर्व भी कहा जाता था। क्या कहता था? ऑब्जर्व्ड या इनएक्यूरेट। इसको कहते थे एक्यूरेट, एक्सपेक्टेड, थ्योरेटिकल, ये भी नाम थे। चलिए अब पहला केस देखते हैं। क्या हो जब सॉल्यूट मेरा एसोसिएट, सॉरी हाँ एसोसिएट हो जाए। सॉल्यूट क्या हो जाए?
एसोसिएट हो जाए, क्या हो जाए, सॉल्यूट का एसोसिएशन हो जाए। जैसे आपने m एटम्स लिए ए के, कितने m एटम्स, और उसको आपने सॉल्वेंट में घोल दिया। ये सॉल्वेंट कैसा होता था जनरली, नॉन पोलर, याद है बेंजीन वगैरह, जैसे हमने एसिटिक एसिड को बेंजीन में घोला था, तो ये क्या बन जाएगा, सिंगल बन जाएगा, जिसमें बहुत सारे जुड़े होंगे। क्लियर हो गया। इसमें आपने पढ़ा था कि जो कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज होती हैं, क्योंकि यहाँ पे संख्या घट गई है, संख्या क्या हो गई है, तो कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी क्या हो जाती थी, डिक्रीज, और जो मोलर मास होता था वो क्या जाता था, इंक्रीज। अब ये ज्यादा आ रहा है, ये कम आ रहा है, तो आई की वैल्यू 1 से कम होगी, ज्यादा कम होगी। दोबारा समझते हैं, m2 डैश ज्यादा है किससे, m2 से। मान लो ये 2 है वो 1 है, ये 4 है वो 1 है, तो वैल्यू हमेशा 1 से क्या आएगी, कमी आएगी। तो इस केस में आपका जो आयोटा होता है वो क्या होता है, लेस देन 1 होता है। कब, जब आपका सॉल्यूट क्या हो जाए, एसोसिएट हो जाए, क्या हो जाए, एसोसिएट। दूसरा देखते हैं, क्या हो केस सेकंड, कि आपका सॉल्यूट डिसोसिएट हो जाए, क्या हो जाए, यानी आपने मॉलिक्यूल तो ये लिया था लेकिन वो 2 में कन्वर्ट हो गया, किसमें कन्वर्ट हो गया, 2 में, ठीक है। तो इस केस में क्या होता है, आपकी कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज जो होती हैं, कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज की वैल्यू क्या होती है, बढ़ जाती है। कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी की वैल्यू क्या होती है, बढ़ जाती है। और मोलर मास की वैल्यू, एबनॉर्मल मोलर मास की वैल्यू क्या होती है, घट जाती है। क्यों, क्योंकि संख्या बढ़ जाए तो कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी बढ़ेगी, एबनॉर्मल मोलर मास जो होगा कम हो जाएगा। यानी ये कम आ रहा है, ये ज्यादा आ रहा है, तो आयटों की वैल्यू क्या होगी, 1 से ज्यादा होगी। थर्ड केस, क्या हो कि ना ही एसोसिएशन हो ना ही डिसोसिएशन हो, कुछ ना हो, जितने मॉलिक्यूल्स घोले थे उतने ही रहे, तो m2 डैश और m2 बराबर होंगे। क्या हो, ना ही एसोसिएशन हो और ना ही डिसोसिएशन हो, कुछ भी ना हो, तो आपका m2 डैश बराबर होगा किसके, m2 के, और आयोटा की वैल्यू कितनी होगी, 1 होगी। ठीक है, फटाफट डाल लो इसको। तो लास्ट टॉपिक आज पूरे सिलेबस का, सॉरी सॉल्यूशन चैप्टर का, काफी मेहनत लगी है। वांट ऑफ फैक्टर आयोटा एंड डिग्री ऑफ एसोसिएशन और डिसोसिएशन अल्फा के बीच में रिलेशनशिप क्या होता है। तो पहला केस ले रहा हूं मैं, एसोसिएशन ऑफ सॉलिड मॉलिक्यूल्स, सॉलिड पार्टिकल्स का एसोसिएशन। यानी अगर मैंने m पार्टिकल लिए थे ए के, तो वो जुड़ जाएंगे और क्या बन जाएगा, सिंगल बड़ा पार्टिकल। इसको क्या नाम दिया था मैंने, am, ठीक है। तो m पार्टिकल लिए ए के, जब पानी में घोला उनको, तो एक सिंगल पार्टिकल बन गया am, बड़ा पार्टिकल, ठीक है। तो आपने देखा पार्टिकल संख्या घट गई है, तो इस केस में आपने पढ़ा था आयोटा की वैल्यू क्या होती थी, लेस देन 1 होती थी, जब आपकी वैल्यू पार्टिकल्स की घट जाती थी। सो देखिए यहाँ पे आप बात करते हैं डिग्री ऑफ एसोसिएशन क्या होता है। डिग्री ऑफ एसोसिएशन से इसको मैंने अल्फा कह दिया, तो ये होता है कि टोटल पार्टिकल्स कितने लिए थे मैंने, यानी टोटल नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट टेकन, कितने लिए थे मैंने मोल्स, और कितने उसमें जुड़ गए। तो कितने जुड़ गए यहाँ पे, m पार्टिकल्स। तो यहाँ पे लिखेंगे नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट दैट एसोसिएट, जो क्या हो गए, एसोसिएट हो गए। तो कितने एसोसिएट हो गए यहाँ पे, m मोल, कितने मोल एसोसिएट हो गए, m। तो टोटल आपने कितने लिए और उसमें से कितने जुड़ गए, वो आपका क्या कहलाता है, डिग्री ऑफ एसोसिएशन। और इसका फॉर्मूला होता है आयोटा -1 अपॉन में 1 अपॉन m -1। ड्राइव नहीं कर रहा हूं, इसको बस लिख लीजिए आप।
जहां पे m पार्टिकल्स जुड़ गए थे। अब मान लो अगर 10 पार्टिकल जुड़ रहे हैं तो m की वैल्यू कितनी होगी 10। अगर 20 पार्टिकल जुड़ के एक बन रहे हैं तो m की वैल्यू कितनी होगी 20। अगर 50 पार्टिकल जुड़ के एक पार्टिकल बन रहा है तो m की वैल्यू कितनी होगी 50। ठीक है, अब बात करते हैं केस सेकंड की। पहले तो इसे उतार लीजिए, केस फर्स्ट उतार लीजिए। तो ये लास्ट केस पढ़ते हैं। लास्ट केस, केस सेकंड। जब आपके सॉलिड पार्टिकल जब आप सॉल्वेंट में घोल रहे हो तो वो डिसोसिएट यानी टूट जा रहे हैं। क्या कर रहे हैं? टूट जा रहे हैं। तो कितने में टूट सकते हैं? दो में टूट सकते हैं या दो से अधिक में टूट सकते हैं। तो मान लीजिए मैंने एक इलेक्ट्रोलाइट लिया है ABN टाइप का। किसका? ABN टाइप का। इसको मैंने सॉल्वेंट, प्योर सॉल्वेंट में डिसॉल्व किया तो A+ B- इस तरह से कितने बन जाएंगे टोटल? ये N बन गए, मान लो N तक हो गए। कितने हो गए? N तक। ठीक है, जनरली हम ऐसा नहीं कहेंगे कि N तक हो गए, क्योंकि इसमें N से ज़्यादा ही बनेंगे आपके। B तो बनेंगे N और ये हो जाएगा N+1। तो जैसे मैं बात करूं कि यहाँ पे जो पार्टिकल्स की संख्या आप ऐसे लोगे कि n की वैल्यू अगर आपने 1 रखी है तो ये किस में टूटेगा? 2 में टूटेगा। किस में टूटेगा? 2 में। ठीक है, तो आप इसको ऐसे कर लो, ABN ले लो। अब सही है, ABN। तो n पार्टिकल्स तक बनेंगे आपके। क्या बनेंगे? n पार्टिकल्स। ठीक है, जैसे आप आपने AB लिया तो n की वैल्यू A+ B-, तो n की वैल्यू कितनी रहेगी? 2 रहेगी। और अगर आपने AB2 लिया तो A+ B-, तो n की वैल्यू कितनी होगी? 3 होगी। अगर सिंगल पार्टिकल 3 में टूट रहा है तो n की वैल्यू 3। अगर सिंगल पार्टिकल 2 में टूट रहा है तो n की वैल्यू 2। तो उस केस में डिग्री ऑफ डिसोसिएशन अल्फा डैश मान लेते हैं इसको। वो होता है नंबर ऑफ सॉल्यूट दैट डिसोसिएट, जो कि क्या हो गए? डिसोसिएट हो गए अपॉन में टोटल जो हमने लिए थे। अब क्या डिसोसिएट ले रहा हूँ। इस केस में जो फॉर्मूला होता है वो होता है आपका I-1 N-1। अगर एक पार्टिकल 2 में टूट रहा है तो n की वैल्यू कितनी रखेंगे? 2। अगर एक सिंगल पार्टिकल 4 में टूट रहा है तो n की वैल्यू 4। अगर सिंगल पार्टिकल 3 में टूट रहा है तो n की वैल्यू 3 रखेंगे। ठीक है, इसको कहते हैं डिग्री ऑफ डिसोसिएशन। और डिग्री ऑफ डिसोसिएशन जो होता है वो होता है टोटल नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट टेकन। इसको इससे डिवाइड करते हैं किसको? नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट दैट डिसोसिएट। तो यहाँ पे कितने मोल्स डिसोसिएट हो रहे थे? 2। सिंगल मोल 2 में टूट रहा है। कितने में टूट रहा है? इसमें सिंगल मोल कितने में टूट रहा है? 3 में टूट रहा है। ठीक है, तो ताल लो फटाफट बेटा।